नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो अखिलेश भैया का जो नया बयान आया है उससे ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव के जो नतीजे आए, महाकुंभ में उन्होंने और कांग्रेसियों ने जो रायता फैलाने की कोशिश की थी उसका भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा अभी जो हमारी सेनाओं का पराक्रम रहा है, पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान को जिस तरीके से धूल चटाई है, उससे न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कीर्ति पताका है, लोकप्रियता है, उसमें और बढ़ोतरी हुई है, बल्कि अभी बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के भी ये इंडी अलायंस के घटक दलों के जितने नेता हैं उनकी पेशानी पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव और 2027 आते आते 5 राज्यों के चुनाव, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। तो जहां जहां ये चुनाव होने जा रहे हैं वहां वहां के जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं उनके पेट का पानी ढीला होता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें ये कहना कि गठबंधन के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये एक तरीके से घबराहट को ही प्रदर्शित करता है। मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही अनुभवी, उत्तर प्रदेश की कम से कम 3 साढ़े 3 दशक की 4 दशक की राजनीति और सारे उतार चढ़ाव वो बहुत बारीकी से और नजदीकी से देखते रहे हैं, कवर करते रहे हैं। उन्हीं के साथ जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। वीरेंद्र जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सुनते हैं मुस्लिम नेताओं के साथ कोई मीटिंग भी हुई है अखिलेश यादव की, थोड़ा सा जरा इस पर प्रकाश डालिए। जो उन्होंने कहा है उसका मतलब क्या निकाला जाए, जो ऐलान किया है ये क्यों किया है? मुसलमान नेताओं को तो बिठाना उनकी मजबूरी हो गई है। लगातार उनको मुसलमानों को मैसेज करना है कि हम आपके लिए हैं। लेकिन अब उनकी समस्याएं इसलिए बढ़ रही हैं कि आप पिछले आज 35 साल हो गए हैं। मुसलमानों तुम मत घबराना, हमारी लाठी तुम्हारी रक्षा करेगी। आप अब तक खाली कहते रहे और योगी जी ने, मोदी ने करके दिखा दिया। और अब इनकी समस्या ये बढ़ रही है, जिस तरीके से संभल में नवंबर 2024 में जिला कोर्ट के आदेश पर वहां पे सर्वे हो रहा था और जिस तरीके से वहां पे उस सर्वे टीम पे मुसलमानों ने हमला किया, उसके बाद पुलिस ने भीड़ को संभाला, उसमें पत्थरबाजी हुई, गोली चली भीड़ की ओर से, 4 लोग मारे गए। और उसके बाद से जिस तरीके से सरकार ने वहां अभियान चलाया अवैध कब्जों को साफ करने का, सन 47 में वहां पे आबादी हिंदुओं की 48% थी, आज घट के 12-15% रह गई है। ये आबादी कहाँ गई? तो अब जिस तरीके से संभल में जो वहां पे जो अपराध के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, तमाम फर्जी सरकारी जमीन पे कब्जा करके जो है दरगाहें, मजारे, मस्जिद बना ली गई, मकान बना लिए गए। ये आपको मालूम है पिछले 7-8 महीने में बहुत वहां पे जबरदस्त अतिक्रमण रोधी अभियान चला है। अखिलेश यादव उस पर कुछ बोल नहीं पाए, केवल जो लोग मारे गए थे उनको 5-5 लाख रुपया भिजवा दिया। उसके बाद वहां पे संभल में पुलिस ने, अमरोहा में, मुरादाबाद में, संभल में जो नेजा मेला है, यानी इस्लामी जो इन्वेडर थे, जो आक्रांता थे, उनका भाला जो उन्होंने हिंदुओं के सीने पे गाड़ा था, इस्लाम की काफिरों पे विजय का स्मारक का प्रतीक होता है ये आपका उर्स। नेजा माने भाला। तो अब वहां पे 3 जगह जो है आपका नेजा मेला बंद हो गया, फिर बहराइच में बंद हो गया, अयोध्या में बंद हो गया, फैजाबाद में बंद हो गया और बाराबंकी में बंद हो गया। और जिस तरीके से अभी इंडो नेपाल बॉर्डर पर जो श्रावस्ती में, भिंगा में, सिद्धार्थनगर में और तमाम जिलों में जो भारत नेपाल की सीमा पर अवैध कब्जा करके जो सैकड़ों मस्जिदें और मदरसे और दरगाह बनाई गई थी, उन सबको ध्वस्तीकरण किया गया। तो कोई तो ये चूंकि सरकार की कार्रवाई एकदम कानून सम्मत है, तो कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है।
ये केवल जो है बहराइच का जो सैयद सलार गाजी सैयद, काफिरों की हत्या करने वाले को गाजी कहा जाता है, और यूपी में जिले का नाम है गाजीपुर। ये हाईकोर्ट भी गए थे, वहां से भी राहत नहीं मिली है। तो अब जो जो अब जिस तरीके से यूपी में बीजेपी ने जो गंगो जमन तहजीब के नाम पर, कौमी यकजहती के नाम पर, हिंदू मुसलमान भाईचारा के नाम पर जो जो उत्तर प्रदेश के देश के समाज का जो इस्लामीकरण का अभियान जो पिछले 75 ईयर से चल रहा था, अब उसके खिलाफ जो है जो अभियान शुरू किया है सरकार ने समाज के स्तर पे सब जगह, तो समाजवादी पार्टी को बड़ी समस्या आ रही कि इसको काउंटर कैसे किया जाए। और ये जो अवैध दरगाह मजार और जो मस्जिद और ये मदरसे थे, ये एक अजीब किस्म का ऑटोनोमस सरकार के सारे नियंत्रणों से, कानूनों से मुक्त एक अपना इकोसिस्टम चल रहा था, जहां पे इनके लिए आमदनी का एक ठोस आधार बन गया था, और उसमें बड़ा पैसा हिंदुओं की ओर से ही आ रहा था दरगाह पे चढ़ावे के रूप में। तो वही स्लीपर सेल भी होते थे, वही रोहिंग्या भी बसते थे, वहीं पे जो है आपके बांग्लादेशी भी बसते थे, और हर तरह की अवैध जो है, वही गाय भी कटती थी, क्या क्या काम होते थे, स्मगलिंग भी होती थी, हथियारों की स्मगलिंग है, ड्रग की स्मगलिंग है, हर काम होता था। अब इससे बड़ा मोटा पैसा निकलता था, उसके ऊपर लग गई है रोक। और ये आपको मालूम है, आज यूपी में 9वां साल है, गौ हत्या पे रोक लग गई है, गाय की स्मगलिंग पे रोक लग गई है, जिसकी जहां मर्जी आई एक झोपड़ी डाली और गाय और ऊंट और भैंस काटना शुरू कर दिया, वो भी सब बंद हो गया है। अवैध शराब का मामला बंद हो गया है। मेरठ में सूतीगंज का वो जो गाड़ियों की चोरी का बाजार बंद हो गया है। फास्टैग आने से गाड़ी की चोरी और मुश्किल हो गई है। नेपाल में दिलशाद मिर्जा का बहुत बड़ा अड्डा था, पूरी यूपी से गाड़ियां चोरी होकर नेपाल जाती थी, वो बंद हो गया है। तो एक जो है सेकुलरिज्म के नाम पर और सामाजिक न्याय के नाम पर और बैकवर्ड कल्याण के नाम पर हिंदुओं को जिस तरीके से बेवकूफ बना करके उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, इस राजनीति को बीजेपी ने अब उसके आधार पे, उसके मूल पे चोट की है। और जिस तरीके से पिछले 8 सालों में सारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है, अब उसके लिए बीजेपी को ज्यादा दावे करने की जरूरत नहीं है। वो सारे बेनिफिशियरी सामने हैं, उनको समझ में आ रहा है। और जिस तरीके से जाति का जहर फैला करके और ये बता और ब्राह्मणों को एक अजीब किस्म का खलनायक बना दिया गया था, वो लोगों के सामने अब आ रहा है कि असलियत क्या है। तो ये जो अगड़ा पिछड़ा दलित, ये सब जो जो विष बेल तैयार हुई थी 35 साल में, अब वो धीमे धीमे सूख रही है। सबसे बड़ी चुनौती आई है जो जो केंद्र सरकार ने 24 से 25 अप्रैल को जनगणना के साथ जाति की भी गणना की घोषणा कर दी। उससे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये जो इंडी अलायंस है, ये नेता लोग जो है ये बहुत बौखला गए हैं, बहुत खड़बड़ा गए हैं। ये तो उन्होंने हमारा मुद्दा ही छीन लिया। तो अब ये और अभी नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखो ये लोग जो है इसमें भी गड़बड़ करेंगे। अरे ईवीएम में गड़बड़ी की बात चुनाव के बाद कहते थे, यहाँ अभी अक्टूबर 2026 में जनगणना शुरू होगी, मई और मार्च 2027 में समाप्त होगी, इन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया। अब इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या ये है 2001 में जब राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब हुकुम सिंह जो थे कैराना के विधायक, बाद में सांसद रहे, उनकी अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति बनी थी। सामाजिक न्याय समिति ने कहा था कि पिछड़े वर्ग में 20% का जो आरक्षण का कोटा है, उसका लाभ केवल 3 या 4 प्रभुत्वशाली जातियों को मिला है। यादव, कुर्मी, लोध, जाट और गुर्जर को मिला है। बाकी सारी जातियां, 400 से अधिक जातियां छूट गई हैं। तो 27% कोटा का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण कर दिया जाए, कोटा विद इन कोटा कर दिया जाए। एक बैकवर्ड कास्ट हो 8%, एक और एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड हो और एक मोस्ट बैकवर्ड हो। ये मामला जो है, और इस रिपोर्ट को राज्य सरकार ने मान लिया था, और इसी के अनुसार जो कानून है सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का, उसको अमेंडमेंट भी कर दिया था। बाद में उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था। खैर वो मामला खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने के बाद केंद्र में जस्टिस रोहिणी कमीशन बैठाया गया। उसने भी सामाजिक न्याय के सारे पहलुओं की परीक्षा की कि क्या सभी जातियों में आरक्षण का आर्थिक लाभ समान रूप से पहुंचा है। उसकी भी रिपोर्ट यही है कि ऐसा नहीं पहुंचा है।
यूपी और बिहार में सर्वे से ये सामने आया है कि अकेले यादव जाति को कुल आरक्षण का जो लाभ मिला है उसकी संख्या 40% है, 60 में बाकी सब है। फिर योगी जी की सरकार ने 2018 में एक जस्टिस राघवेंद्र कमेटी बनाई, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। तो इनको ये मालूम है जब जाति जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी और आंकड़े टेबुलेट हो जाएंगे, उसके बाद हुकुम सिंह कमेटी, जस्टिस रोहिणी कमेटी, जस्टिस राघवेंद्र कुमार कमेटी, इन तीनों की रिपोर्ट के आधार पर कोटे का वर्गीकरण होगा और इनकी पोल खुलेगी कि पिछले 35 सालों में बिहार में और यूपी ने केवल यादवों के हिस्से मलाई आई है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला है। ये इनकी सबसे बड़ी चिंता है, इसलिए बार बार पीडीए कर रहे हैं कि जो जनगणना होगी उसमें पीडीए वाले होंगे कि नहीं होंगे। अरे भाई, जनगणना राज कर्मचारी ही करेंगे और राज कर्मचारी में बड़ी संख्या जो है आपके दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, मुसलमान भी हैं और आपके सवर्ण भी हैं, सभी हैं। और तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि और जनगणना में लाखों लोग लगते हैं, 2-4 लोग नहीं लगते हैं, ये आपको पता ही है। देखिए, और वो तो हर घर में जाएंगे, वो तो हर घर में जाएंगे। तो अब जो है 10 साल के कार्यकाल के बाद यूपी में 3 बड़े मुद्दे योगी जी ने खत्म कर दिए। पहला लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा है आपका गन्ना किसान और तीसरा है बिजली। मैं ये नहीं कहता कि 100% प्रदेश में 75 जिलों में 25 करोड़ लोगों को सबको जो है 24 घंटे बिजली मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। केवल सभी जिला मुख्यालय 75, केवल सारे मंडली मुख्यालय जो 18-19 उनमें 24 घंटे बिजली मिल रही है। लेकिन जो आपके टाउन एरिया है और जो नगर पालिका है, तहसील है, यहाँ भी 18-20 घंटे बिजली मिल रही है। लेकिन स्थिति लगातार पिछले 8 वर्षों में बहुत बेहतर हुई है और समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को, बिजली को, गन्ना किसानों के मामले को अब की बार जो है 8 साल में मुद्दा नहीं बना सकी। यूपी में ये हाल है कि 2023-24 की तुलना में 24-25 में यूपी में गन्ने चीनी का प्रोडक्शन 1 करोड़ टन के नीचे 92-93 लाख पे सिमट गया। क्यों? सारा गन्ना जा रहा है एथनॉल में। अब किसान का गन्ना सीधे खेत में जा रहा है और अब तुरंत पेमेंट हो रहा है। तो इसके नाते गन्ना किसान भी कहीं ज्यादा अब जो है नाराज नहीं है और लगभग अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट किसानों को हो चुका है। अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 6 रिट हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसानों संगठनों की ओर से कि साहब हाई कोर्ट जो है चीनी मिल को ये आदेश दे कि वो हमारे बकाये भुगतान, जो पैसा हमारा बकाया है उसका भुगतान करे। योगी जी के 9 साल में एक बार भी कोई रिट नहीं हुई, कहीं भी किसी भी कोर्ट में कभी कोई शिकायत नहीं हुई और न ही कहीं मुद्दा बना, ना विधानसभा में और ना विधानसभा के बाहर। तो लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं है, बिजली की कमी मुद्दा नहीं है और गन्ना किसान मुद्दा नहीं है, पिछड़ों के संग जो है अत्याचार मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है। तो अखिलेश यादव चुनाव किस आधार पर लड़ेंगे? 11 साल में समाजवादी में कांग्रेस 2014 से 2025 17 जून 2025 के बीच में 11 साल में कांग्रेस एक पॉलिटिकल इडियम, एक राजनीतिक मुहावरा नहीं ढूंढ सकी जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी सरकार को निशाना बनाया जा सके या उसकी लगातार आलोचना की जा सके। आज की मैं खबर देख रहा था दूरदर्शन पे एक अन्य चैनल पे, कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा ट्वीट कांग्रेस के थे और पीआईबी ने कहा ये सारी खबरें मिसलीडिंग है, फेक है, फेक है, फेक है, फेक है। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि जनगणना का जो नोटिफिकेशन है वो झूठा है, उसमें जाति शामिल नहीं है, उसको भी झूठा बता दिया। पीआईबी ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कहा ये मिसलीडिंग है। तो कांग्रेस तो लगातार झूठ बोल रही है। कभी वो कहते हैं G7 से मोदी को न्योता नहीं आया, कभी कहते हैं जनरल मुशर्रफ को जो है अमेरिका बुला लिया गया और भारत की बड़ी जो है इससे किरकिरी हुई, बड़ी ठेस लगी। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद बयान देकर जारी कहा कि हमने किसी देश के सेना अध्यक्ष को अपनी अमेरिकी सेना की 250वीं एनिवर्सरी के परेड पर हमने इनवाइट नहीं किया है। फिर भी जनरल मुशर्रफ अमेरिका गए थे और वहां पे पाकिस्तानियों के सैयद मुनीर, वहां पे पाकिस्तानियों ने बहुत गाली दी, उनको हत्यारा कहा, मर्डर कहा और कहा ये खूनी कातिल है, इसके हाथ खून से लगे हुए हैं। तो इतना ज्यादा झूठ बोला जा रहा है कांग्रेस की ओर से। अखिलेश यादव इस समय कांग्रेस के साथ झूठ बोलने की प्रतियोगिता में जुट गए हैं।
तो उनके सामने बड़ी समस्या ये है कि मुद्दा क्या होगा। ईवीएम का मुद्दा वो 2017 से ही चला रहे हैं, लेकिन 7 साल के बाद 2024 में आपकी सीटें 5 से बढ़कर 37 हो गई, लेकिन ईवीएम की बेईमानी भी हो रही थी। तो सीटें आपकी जो है कैसे बढ़ के 5 से 37 हो गई। कांग्रेस को 6 सीटें मिल गई। 80 सीटों में 43 सीटें तो केवल समाजवादी पार्टी कांग्रेस की आ गई, और बीजेपी की सीटें जो कभी 60, कभी 65 और कभी 73 होती थी, वो घट के आ गई 33 पे। और ये तब हो रहा है जब ईवीएम के में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम में बेईमानी हो रही है। तो सवाल ये मुद्दा क्या रहेगा आपके पास, आप किस मुद्दे पे बीजेपी के ऊपर योगी आदित्यनाथ पे हमलावर होंगे। योगी आदित्यनाथ का अपने आप में अनूठा रिकॉर्ड बन गया है। वो प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 2 टर्म मुख्यमंत्री रहे हैं, और कभी ये अफवाह नहीं उड़ी कि भैया ये हटेंगे, हटाए जाएंगे, जाने वाले हैं, इस्तीफा देंगे, जो कांग्रेस का कल्चर था। 1980 से 1989 के बीच में 10 साल में कांग्रेस के 5 मुख्यमंत्री हुए। विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्रीपति मिश्रा, एनडी तिवारी, वीर बहादुर सिंह और फिर एनडी तिवारी। 2 बार एनडी तिवारी हुए। 5 मुख्यमंत्री उनके 10 साल में हुए थे। यहाँ 10 साल में एक ही मुख्यमंत्री है। और दूसरी बात जो बात मोदी जी ने लगातार की है, परिवारवाद। बीजेपी कहती है कि हमारी पार्टी एक परिवार है, समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारा परिवार ही पार्टी है। तो अब दोनों में बुनियादी फर्क हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इनको ये जो है, जो एक तो मुद्दाहीनता, और सरकार जो है अगले चुनाव में, बीजेपी 2027 के चुनाव में अपने परफॉर्मेंस, अपनी उपलब्धियों के ठोस रिकॉर्ड के आधार पर चुनाव में उतरेगी। अब अखिलेश यादव अगर ये बताएंगे कि 2012 से 17 के बीच में हमने लखनऊ से आगरा के बीच में एक्सप्रेसवे बनवा दिया था, तो तब से तो योगी जी के राज में तो कम से कम 5000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। और सबसे ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे जो चालू होने वाला है साल के अंत तक, वो है गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज। और अभी वो बहुत आगे जाएगा, बनारस भी जाएगा और भी आगे जाएगा वो। तो उपलब्धि वो होती है जो जनता अनुभव करे, नेता को दावा ना करना पड़े। अगर आपको बिजली मिल रही है तो ठीक बात है, जनता इसको कंफर्म करेगी। आपको अगर निःशुल्क अनाज मिल रहा है तो जनता इसको कंफर्म करेगी, तस्दीक करेगी। आपको क्या स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है, यस, पीपल विल से यस, वी आर गेटिंग इट। प्लस उसके अलावा तमाम है, फ्री बिजली है, एलपीजी कनेक्शन है, आवास है, शौचालय है, और हर घर जल योजना है, और बाकी जो डीबीटी के माध्यम से लोगों के खातों में जो पैसा पहुंच रहा है, अब तक लगभग 4 लाख करोड़ रुपया पिछले 7 सालों में जा चुका है लोगों के खातों में। तो एक तो है ठोस उपलब्धि, और दूसरा है ठोस पॉलिटिकल नैरेटिव। तो ये दोनों ही चीजें इस समय यूपी में विपक्ष के पास नहीं है। मुद्दा केवल यही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो आपने झूठ फैलाया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब तक जो है योगी जी के 8 साल में लगभग 2.25 लाख से ज्यादा नौकरियां केवल पुलिस विभाग में दी जा चुकी है। 2.25 लाख, और टोटल संख्या ये 5 लाख के ऊपर है। जरा बता दें अखिलेश यादव, उनके जमाने में, उनके कार्यकाल में कितने लोग नौकरी दी गई थी। और ये तो कह रहे थे कि लाखों को क्यों दी, करोड़ों को क्यों नहीं दी। तो इन्होंने कितने करोड़ को दी थी 5 साल में? सर, पूरे देश में हर राज्य में आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि किसी भी राज्य की कुल आबादी का केवल 1.5 से 1.25% लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। क्या अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या यूपी की 25 करोड़ आबादी का क्या 15% लोगों को गवर्नमेंट नौकरी दे देंगे? ये संभव ही नहीं है। ये आंकड़ा किसी भी राज्य में बढ़ नहीं रहा। और दूसरा जो झूठ फैलाया जाता है कि साहब हम आरक्षण बढ़ा देंगे। अरे आरक्षण बढ़ने से क्या नौकरी बढ़ जाएगी? जो कुल नौकरियों की संख्या तो वही रहेगी। अगर यूपी पुलिस में साल में अगर कुल सैंक्शन पोस्ट अगर 3 लाख हैं, तो क्या उसको आप बढ़ा के 30 लाख कर देंगे? वो संख्या तो 3 लाख ही रहेगी। हाँ, 3 लाख में अगर आज की तारीख में SC ST OBC का आरक्षण 50 है तो उसको आप 75 कर दीजिए, ठीक है। तो इस वर्ग के लोगों को नौकरियां ज्यादा मिल जाएंगी। लेकिन जो उपलब्ध पदों की संख्या है वो तो 3 लाख ही रहेगी ना, वो तो बढ़ के 30 लाख नहीं हो जाएगी। तो ये लोगों को ये भ्रम जो फैलाया जाता है, और ये जो
और ये जो पाखंड जो होता है, इसको लोगों को समझना चाहिए कि आरक्षण कोई जादू की छड़ी नहीं है। और वैसे भी अब सरकारी नौकरी का केवल है सरकारी प्राइमरी स्कूल में टीचर और पुलिस और होमगार्ड में सिपाही दरोगा, और कई नौकरियां अब नहीं। वीरेन जी, क्या अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के काम करने के तौर तरीकों से, उनकी उपलब्धियों से घबरा करके हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे? उनको सबसे बड़ा धक्का पहुंचाया है इमरान मसूद ने। इमरान मसूद जो सहारनपुर का एमपी है, वो भी एक समय में समाजवादी पार्टी का विधायक रह चुका है, और उसने साफ कहा है कि जिस आधार पर लोकसभा सीटों का बंटवारा हुआ था कि वो जो है, आपने हमको 17 सीट दे दी और आप बड़े 63 के ऊपर, लोकसभा सीटों के का बंटवारा जिस फार्मूले के आधार पे हुआ था, उस आधार पर विधानसभा की सीटों का बंटवारा नहीं होगा। और ये मैं आपको बता दूं, कांग्रेस लोकसभा विधानसभा चुनाव में किसी भी हालत में 150 सीटों से कम पे तैयार नहीं होगी। और दूसरा, कांग्रेस की जो शर्त इनको परेशान कर रही है वो ये है कि जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, कांग्रेस वो सीटें मांगेगी। तो समाजवादी पार्टी को ये सब चीजें जो हैं अब से बहुत समस्या आने वाली है। इसलिए अखिलेश यादव हो या उनके भाई धर्मेंद्र यादव हो, वो दोनों लोग लगातार टारगेट कर रहे हैं इमरान मसूद को। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि मैं कांग्रेस के हाईकमांड से बात करूंगा मसूद के बारे में, ये कौन होते हैं रोज इस तरह का बयान देने वाले। और क्या कांग्रेस ने इनको, हाईकमांड ने इनको अधिकार दे दिया है कि सीटों के बंटवारे के बारे में यही निर्णय करेंगे? तो ये सारी चीजें हैं। तो और बार बार उनका ये, और आज तो उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि जिसको रहना हो रहे, जिसको जाना हो जाए। तो अब अपने परिवार को समेट के रखना। अब 2022 में इनके संग राष्ट्रीय लोकदल था, वो अलग हो गया। 2022 में इनके संग ओम प्रकाश राजभर था, सुहेलदेव बहुजन समाज पार्टी का, वो भी अलग हो गया। 2022 में इनके साथ केशव मौर्य था, महान दल वाला, वो भी इनसे अलग हो गया। तो अब इनके सामने कोई नया ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा दल या नेता नहीं है जिससे गठबंधन कर सके। और समाजवादी पार्टी में भ्रम ये भी हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो लोगों में एकाएक नाराजगी की लहर चली और बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ, तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ के 36% हो गया लोकसभा में। लेकिन विधानसभा में ये चीजें दोहराई नहीं जा सकती। और जब और आप इनकी हताशा का अंदाजा इससे लगाइए, 10 जून को योगी आदित्यनाथ जी ने बहराइच में महाराज सुहेलदेव की 40 फीट मूर्ति का अनावरण किया। उसी शाम को अखिलेश जी का ट्वीट आ गया कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो गोल्ड प्लेटेड मूर्ति महाराज सुहेलदेव की गोमती रिवर फ्रंट पे लगाएंगे। अरे आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तब तक आपको सुहेलदेव की याद नहीं आई थी? तो अब योगी जी ने जो कहा कि अब हमलावरों का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराज सुहेलदेव जो है, इन्होंने सैयद सलार गाजी का मुकाबला किया था आज से लगभग 1000 साल पहले। और ये जो तुर्क अफगान जो फौज थी, उसका एक भी सिपाही वापस नहीं लौट पाया था। और बहराइच के इस युद्ध के बाद अगले 300 साल तक तुर्कों ने यूपी की ओर मुंह नहीं, कभी रुख नहीं किया था। ये इतिहास में दर्ज है। अब लोग जान रहे हैं कि भैया हमारे जो असली आराध्य देव हैं वो महाराज सुहेलदेव हैं। ये हिंदुओं का हत्यारा, खून पीने वाला ये गाजी जो सैयद सलार नहीं है। तो ये भी सवाल जो है इनको मस रहा है कि जब लोगों को अपने इतिहास के गौरवशाली जो अतीत की जब जानकारी होगी, तो कैसे समाजवादी पार्टी बोलेगी देखो ये तो हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। अरे अपने हत्यारे की हम आराधना करेंगे? तो ये सारी बातें अभी और मैग्नीफाई होंगी। अभी आप देखिए आने वाले चुनाव में जो नेजा मेला है, ये पश्चिम से लेकर पूरे प्रदेश से मुद्दा बनेगा। वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक और खबर आ रही थी कि जियाउर रहमान बर्क को 6 लाख रुपया भरना पड़ा। यानी ये तो मान लिया उन्होंने कि बिजली चोरी कर रहे थे, ऐसे तो सांसद हैं इनके। अरे 2 करोड़ रुपए उनके ऊपर
बिल बनाया गया था और ऐसा नहीं है कि मामला यही सेटल हो जाएगा। अभी तो उनके ऊपर बहुत गंभीर मामले हैं। नवंबर 2024 में जो वहां दंगा हुआ था उसमें तो एक्यूज हैं वो तो पुलिस, वो तो जांच चल रही है, पुलिस जब चाहे उनको गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है, क्योंकि ऐसा थोड़ी क्यों छूट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। नमस्कार।